बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा स्टूडेंट, कल मैंने आपको क्वेश्चन दिया था करने के लिए, आपने उसका सिर्फ जर्नल बनाना था। उसमें आप लोगों को किसी एंट्री में कोई प्रॉब्लम आई हो तो आप शेयर कर सकते हैं ताकि फिर मैं आगे चलूँ। जो हमने कल क्वेश्चन किया था उसमें किसी एंट्री में प्रॉब्लम है तो वो आप डिस्कस करें ताकि हम फिर आगे चलें। आवाज़ भी मुझे बता दें ठीक आ रही है? जी हसन गुल। सर आवाज ठीक आ रही है आपकी। जी भाई। सर और ये एंट्री नंबर 6 में समझ नहीं आई कि मतलब किसको लिखना है, और एंट्री नंबर 9 के हेड अकाउंट का नहीं पता लग रहा। अच्छा जी, एंट्री नंबर 6 और एंट्री नंबर 9। 9। यस सर। ओके, 6 में प्रॉब्लम है और 9 में प्रॉब्लम है। आगे चलें जी। वही पार्टिसिपेंट्स को मुझे बताएं कहाँ पर है। किधर चले गए यार? अच्छा जी, हाफिज साहब आपको बताएं क्या प्रॉब्लम है। हाफिज मोहम्मद उमर। हाफिज साहब आपको कोई इशू है? यू हैव रेज द हैंड भाई। ओके, चलिए जी, हाफिज साहब नहीं बात कर रहे तो अली बाजवा साहब जी। जी बाजवा। अस्सलाम वालेकुम सलाम। वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर ये ड्राइंग्स एसेट होती हैं, ये कैसे, ये बता दें। बेटा इसलिए कि ये पैसे वापस लेने हैं आपने बिजनेसमैन से, वापस लेंगे या जो उसने हमें दिए हुए हैं कैपिटल की शक्ल में उसके अगेंस्ट एडजस्ट करेंगे, इसलिए एसेट होते हैं। क्योंकि सर कैसे, एक बिजनेस दफा दोबारा बता। बिजनेसमैन एक सेपरेट एंटिटी है ना जी। तो यस सर। जब कोई बंदा मेरे से चीज़ें लेगा, पैसे नहीं देगा, तो वो यस मैंने सर। उससे वो पैसे लेने हैं ना वापस, तो वो मेरा एसेट होगा। तो सर जब कोई बंदा पैसे लेगा तो सर एसेट तो कम नहीं हो जाएगा फिर हमारा? हमारा एसेट कम होगा, वो एक अलग फैक्ट है, और एट द सेम टाइम एक एसेट बढ़ेगा। कैश कम हुआ और जो मेरा रिसीवेबल फ्रॉम ओनर था वो बढ़ गया, वो भी तो एसेट है। ठीक है, एक एसेट यस कम सर। हुआ और एक एसेट बढ़ गया, जो बढ़ा हुआ एसेट है वो ड्राइंग है। यस सर, शुक्रिया बस। ओके हो गया जी। फिर कासिम दोबारा सरवर, बात। किसी एंट्री में प्रॉब्लम, कोई मसला? ये सर। सर एक पहला। पहली एंट्री जी। और सर और एक इसमें इसके अलावा चौथी और छठी और 9वीं और 11वीं 12वीं। इसका मतलब सारा मैं ही कर दूं फिर है? सर सारा नहीं सर, वो एक दफा चलें जी, हमने किया है, एक दफा ऐसा करें, देखना है। ट्रांजैक्शन निकालें जी। मैं ट्रांजैक्शन बोल रहा हूँ, अपने सोल्यूशन अगर आपने किए हैं तो सामने रख लें, और जिसको जो नहीं आती वो एंट्री उसमें से पिक कर ले। मैं सारी आपको एंट्रीज बोलने लगा, ठीक है जी। Nasir introduced rupees 500 million into 500,000 into business by paying money into the business bank account। भाई इसमें क्या प्रॉब्लम थी? आप पहली एंट्री की भी बात कर रहे हो, अभी तक हमें कैपिटल वाली एंट्री भी नहीं आई। क्या एंट्री करेंगे? बैंक डेबिट और कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। बैंक इसलिए डेबिट के पैसे बैंक में डालें, और बैंक हमारा एसेट होता है अगर उसमें पैसे डाले जाएं, क्योंकि वो पैसे मैंने वापस लेने हैं ना जी बैंक से। तो पहली एंट्री क्या होगी? बैंक टू कैपिटल। ओके। The business bought a motor van for rupees 60,000, payment was made by check। क्या एंट्री करेंगे? वैन टू चेक। वैन अकाउंट डेबिट और बैंक अकाउंट क्रेडिट। वैन टू बैंक। जब चेक से पेमेंट करेंगे तो बैंक क्रेडिट होगा, जब बैंक में पैसे बढ़ेंगे तो बैंक डेबिट होगा, जब बैंक से पैसे कम होंगे किसी वजह से, ज़ाहिर है वो पेमेंट करने की वजह से होंगे, तो बैंक एसेट है डिक्रीज हो रहा होगा, उसे हम क्रेडिट करेंगे। तो एंट्री क्या होगी? वैन अकाउंट डेबिट और बैंक अकाउंट क्रेडिट। थर्ड एंट्री देखें, द बिजनेस बॉट सम इन्वेंट्री 30,000 पेइंग बाय चेक। हमने इन्वेंट्री खरीदी है, क्या एंट्री करेंगे? कल वाली एंट्री है, परचेजेस टू बैंक, क्योंकि बाय चेक पे कर रहे हैं तो बैंक बैलेंस कम हो जाएगा। द इंटायर इन्वेंट्री परचेज, ट्रांजेक्शन नंबर 3 कहता है इसमें जो हमने इन्वेंट्री खरीदी थी वाज सोल्ड फॉर रुपीज 50,000, उसे हमने 50,000 का बेच दिया। जब इन्वेंट्री बिकती है तो हम एंट्री सिर्फ बेचने की करते हैं, जब खरीदते हैं तो खरीदने की करते हैं। उसमें क्या प्रॉफिट हुआ, क्या लॉस हुआ, ये आखिर में जाके निकलेगा जब हम इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे। तो हमने यहाँ सिर्फ और सिर्फ क्या करना है? हमने सेल की एंट्री करनी है। क्या एंट्री करेंगे? इन कैश, कैश बेचा है ना, तो कैश डेबिट और सेल्स अकाउंट क्रेडिट। क्या एंट्री करेंगे? यहाँ इसने बैंक अकाउंट लिखा हुआ होगा, बच्चा सही कंफ्यूज होता है ना। देखो जरा इसके सोल्यूशन में एंट्री है कहीं?
वहां चेक करो, बैंक का लेजर बना होगा, बैंक का बना होगा ना, ये देखो ये सेल। ठीक है, जाओ उधर दोबारा पीछे जाओ। अच्छा जी, यहाँ ये जो लिखता है ना इन कैश, तो उसके कहने का मतलब ये है कि ये उधार नहीं बेचा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन की सारी ट्रांजैक्शन जो है वो थ्रू बैंक मूव करेंगी। ठीक है, तो इन कैश का मतलब है कि हमने चीजें क्रेडिट पे नहीं बेची, उधार नहीं बेची, तो हमने चीजें दी और हमें पैसे मिले और हमने बैंक में डाल दिए, तो उसकी एंट्री क्या करेंगे, बैंक बैलेंस बढ़ गया। ठीक है, पैसे बैंक में आने से बैंक डेबिट और सेल्स क्रेडिट, क्या एंट्री करेंगे, बैंक डेबिट और सेल्स क्रेडिट। ये एंट्री नंबर 4 अभी आपने पूछी थी। मोर इन्वेंट्री वाज परचेज फॉर रुपीज 100,000 ऑन क्रेडिट, और परचेजेस की हैं हमने उधार, क्या एंट्री करेंगे, परचेजेस टू पेएबल। जब वो चेक दिया था तो एंट्री क्या की थी, परचेजेस टू बैंक। अब उधार खरीदिए हैं तो एंट्री क्या करेंगे, परचेजेस टू पेएबल, पेएबल क्रेडिट पे हैं। 50% इन्वेंट्री परचेज इन ट्रांजेक्शन 5, इसमें से आधी इन्वेंट्री यानी 50,000 की 80,000 की बिकी, ऑल सेल्स आर ऑन क्रेडिट। ठीक है, यानी 50,000 की चीजें 80,000 रुपए में बेची। मैंने बताया कि जब ऐसे बताया जाए तो कॉस्ट की एंट्री नहीं करनी, हमने सेल की एंट्री करनी है। ठीक है, कॉस्ट इसकी खुद ब खुद साल के आखिर में जाके जब इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे तो वहां निकल आएगी। तो 80,000 की चीजें हमने उधार बेची हैं, तो क्या एंट्री करेंगे, रिसीवेबल टू सेल। सेल बेची है तो सेल क्रेडिट हो जाएगी, मेरी इनकम है, और चूंकि उधार बेची हैं तो रिसीवेबल स्टैंड करेगा, रिसीवेबल मेरा एसेट होता है, लिहाजा रिसीवेबल टू सेल्स। A payment of rupees 30,000 was made to supplier for some of the purchases. सप्लायर भाई जिससे उधार खरीदा था, ये उधार खरीदा था ना, इसको हमने 30,000 पे कर दिया, क्या एंट्री करेंगे, पेएबल डेबिट, यानी मेरी लायबिलिटी कम होगी। जब वो लाख खरीदा था तो लायबिलिटी बड़ी थी, अब जब उसे पेमेंट कर रहे हैं तो लायबिलिटी कम होगी, डिक्रीज इन लायबिलिटी इज ऑलवेज डेबिटेड। तो एंट्री क्या करेंगे, पेएबल डेबिट और बैंक क्रेडिट, अमाउंट ऑफ वाज मेड। अब ये जितनी भी पेमेंट होगी, चूंकि पैसे बैंक में डाले हुए हैं तो बैंक में ही पैसे आएंगे, बैंक से ही पैसे जाएंगे, तो क्या एंट्री करेंगे, पेएबल टू बैंक। पेएबल इसलिए डेबिट हुआ कि लायबिलिटी है, डिक्रीज हो रही है, बैंक इसलिए क्रेडिट हुआ कि एसेट है, डिक्रीज हो रहा है। A payment of rupees 40,000 was received from a customer for some of the sales on credit. ठीक है, कहता है जी जिसको मैंने उधार बेचा था उसने उसमें से कुछ पैसे उस सेल के अगेंस्ट हमें दे दिए, क्या एंट्री करेंगे हम ये एंट्री करेंगे, अ पेमेंट वाज रिसीव्ड, बैंक डेबिट पैसे आए हैं, वाज रिसीव्ड टू रिसीवेबल, ये पहले उधार बेचा हुआ था उसके पैसे आ रहे हैं, तो एंट्री क्या करेंगे, बैंक डेबिट और रिसीवेबल क्रेडिट। बैंक इसलिए डेबिट हुआ, एसेट है, इंक्रीज हो रहा है, रिसीवेबल इसलिए क्रेडिट हुआ, एसेट है, डिक्रीज हो रहा है। received rupees 10,000 from the bank for his personal use, बैंक से उसने जाती इस्तेमाल के लिए पैसे निकलवाए, क्या एंट्री करेंगे, बैंक डेबिट, बैंक से सॉरी बैंक डेबिट कह रहा हूँ, बैंक क्रेडिट, क्योंकि बैंक कम हो रहा है बैलेंस जब पैसे निकालेंगे, और जाती इस्तेमाल के लिए निकलवाए हैं तो ड्राइंग्स डेबिट, ड्राइंग हमारा एसेट होती है, पैसे वापस लेने हैं या एडजस्ट कर लेंगे कैपिटल के अगेंस्ट आखिर में, तो एंट्री क्या हुई, ड्राइंग्स टू बैंक, बैंक हमारा कम हो गया। रिसीट पेड रुपीज 2,000 फॉर डीजल फॉर द मोटर वैन यूजिंग बिजनेस चेक। ठीक है, रिसीट पेड 2,000 फॉर डीजल फॉर द मोटर वैन। अच्छा, अब यहाँ ये ब्लैंक है कि ये पैसे, ये मोटर वैन किस पर्पस के लिए यूज हुई है। अगर बिजनेस के पर्पस के लिए यूज हुई है तो एंट्री लिखेंगे, मोटर वैन का जब डीजल डलवाते हैं तो ये हमारा एक्सपेंस होता है, और इस एक्सपेंस को बोलते हैं रनिंग एंड मेंटेनेंस, क्या कहते हैं, पेट्रोल एक्सपेंस कह लें, पेट्रोल एक्सपेंस डेबिट और बैंक क्रेडिट। हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि ये गाड़ी बिजनेस इस्तेमाल के लिए यूज हो रही है और इसमें पेट्रोल डलवाया गया है। अगर कोई ये अज्यूम कर ले कि ये गाड़ी जो है ये यूज हो रही है जाती पर्पस के लिए, तो फिर उसने जो 2,000 पैसे बिजनेस बैंक से पेमेंट की है, ये ड्राइंग है समझ लें, चाहे उस डीजल डलवाए, चाहे वो अपने बच्चे की फीस दे, चाहे घर सब्जी लेके जाए, जब वो जाती इस्तेमाल के लिए पैसे बैंक से निकलवाएगा तो वो क्या कहलाएगा, ड्राइंग। तो फिर एंट्री होनी थी ड्राइंग टू बैंक, लेकिन मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ, उसने मेंशन नहीं किया हुआ कि ये गाड़ी बिजनेस पर्पस के लिए यूज हो रही है और उसके लिए डीजल डलवाया है, तो क्या होगा, पेट्रोल एक्सपेंस डेबिट और बैंक क्रेडिट। द बिजनेस पेड रुपीज 15,000 बाय चेक फॉर द प्रीमियम ऑन एन इंश्योरेंस पॉलिसी। हाँ जी, यहाँ डिस्कशन रिक्वायर्ड है। देखें, ये जो बिजनेस इंश्योरेंस जो है ना भाई, वो दो तरह की होती है, एक को हम कहते हैं जनरल इंश्योरेंस और दूसरे इंश्योरेंस को हम कहते हैं लाइफ इंश्योरेंस।
ये जो लाइफ इंश्योरेंस है ये तो बंदों की होती है, फिजिकल पर्सन की होती है, बिजनेस तो फिजिकल पर्सन नहीं है, लिहाजा बिजनेस की लाइफ इंश्योरेंस जो है वो नहीं हो सकती। ठीक है सर। ये जो जनरल इंश्योरेंस है ये बिजनेस की हो सकती है। ये किस चीज का नाम है? देखें, मैं अपने किसी रिस्क को अवॉइड करने के लिए किसी थर्ड पार्टी को एक पेमेंट करता हूं और उसकी ये ड्यूटी लगाता हूं कि भाई अगर मेरी चीज को नुकसान हुआ तो तुम ये पूरा करोगे। बात समझ आइए? अगर मेरी चीज को नुकसान हुआ तो भाई आप इसे पूरा करेंगे। तो ये वाला जो अरेंजमेंट है बिटवीन टू पीपल, दिस इज कॉल्ड इंश्योरेंस। हलाल है हराम है इस डिस्कशन में हम नहीं पढ़ेंगे अभी, लेकिन बहरहाल मैं आपको बता देता हूँ 1400 साल पहले जब मक्का से काफिले तिजारत के लिए जाया करते थे, मदीना से मक्का से दूसरे शहरों को, तो तमाम लोग जो हैं वो अपने अपनी अजनास जो हैं वो उस काफिले में शामिल करते थे। तो उस काफिले के कुछ मुंतजमीन होते थे जिन्होंने उस काफिले को का सामान अरेंज करना है, उसकी सिक्योरिटी पे मामूर हैं और उन्होंने डिसाइड करना है कहाँ रुकना है कहाँ जाना है। उन मुंतजमीन के पास चंद जानवर, घोड़े, ऊँट जो भी थे वो स्पेयर होते थे, और जो बंदा भी तिजारती काफिले में माल लाता था उसे कहते थे भाई अपने माल का कुछ पोर्शन, ये जो 10-5 ऊँट खड़े हैं, घोड़े खड़े, इन पे लाद दो और बाकी काफिले में शामिल कर दो। वो 5-7 ऊँट जो थे, घोड़े जो थे, उनके ऊपर माल क्यों थोड़ा थोड़ा लादा जाता था? हर बंदा अपने माल का कुछ पोर्शन उस पर लाता था, इसलिए कि रास्ते में डाकू पड़ते थे, कजाक पड़ते थे, सहराई कजाक, जो कि अगर बहरी है तो बहरी कजाक, बहरहाल रास्ते में लूट मार का खदशा होता था। और खुदा न खास्ता अगर किसी का नुकसान हो जाता था तो उन 5-7 घोड़ों के ऊपर से माल उठा के उस बंदे को दे दिया जाता था जिसका नुकसान हुआ है, और उसका नुकसान इस तरह कंपनसेट हो जाता था। यानी वो अपने सारे के सारे लोग अपना इंटरेस्ट पूल कर लेते थे। गोरे ने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बना दिए कुरान पाक से पढ़ पढ़ के, उसने इसे पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट का नाम दे दिया। हम हलाल हराम के चक्कर में पड़ गए कि ये इंश्योरेंस है जी, ये हराम है और ये है वो है। वो बेसिकली 1400 साल पहले जो अरेंजमेंट किया जाता था, आज की जनरल इंश्योरेंस उसकी बेस्ट एग्जांपल है। इंश्योरेंस कंपनी ये वो लोग हैं जो कि उसके मुंतजमीन होते थे। ठीक है, हर बंदे के पास कोई ना कोई चीज़ है, हाँ वो तिजारत की गरज से तो नहीं है लेकिन इस्तेमाल की गरज से है, तो उसकी सिक्योरिटी के लिए हर बंदा एक खास मिकदार में अमाउंट जो है वो जमा करवा देता है इंश्योरेंस कंपनी के पास। अब हम सब ने अपने अपने पैसे पूल कर लिए अपने इंटरेस्ट के लिए। अब हम में से जिसका नुकसान होता है उस पूल में से उस बंदे की गाड़ी का इंश्योरेंस है तो गाड़ी रिपेयर करा दी जाती है, बिल्डिंग इंश्योरेंस है तो बिल्डिंग रिपेयर करा दी जाती है, एंड सो ऑन। जो चीज़ भी हमारी इंश्योर्ड है वो जो है उसको रिपेयर करवा दिया जाता है। किसी की चोरी हो जाती है तो उसे उतने पैसे दे दिए जाते हैं। ठीक है, अब ये सारे का सारा अरेंजमेंट क्या है यार? ये इंश्योरेंस अरेंजमेंट है। ठीक है, इंश्योरेंस कंपनी जो है लोगों से पैसे लेती है, उनका रिस्क को सिक्योर करती है, और क्या करती है, जो अपने मुंतजमीन है, एम्प्लॉइज हैं, उनको सैलरी भी देती है और बाकी पैसे जो है लोगों की फलाह बहबूद के लिए, उनकी बेहतरी के लिए उन्हीं के ऊपर खर्च कर देती है। तो ये वाला जो अरेंजमेंट है इसे हम इंश्योरेंस कहते हैं। और कोई बिजनेस, कोई कंपनी जब अपने किसी एसेट को इंश्योर करवाने के लिए जो अमाउंट इंश्योरेंस कंपनी को देती है उसे प्रीमियम कहते हैं। ये पैसे हमें वापस नहीं मिलने, अगर नुकसान ना भी हुआ हमारा फिर भी वापस नहीं मिलने, ये पैसे कंज्यूम हो जाने क्योंकि ये किसी और के काम आ जाने। अगर मेरा नुकसान, मेरी गाड़ी नहीं लगेगी साल भर, तो आखिर में मुझे इंश्योरेंस वाले पैसे वापस नहीं करेंगे क्योंकि हमने पूल किया हुआ है, किसी और की लगी होगी, मेरे पैसे उधर इस्तेमाल हो जाएंगे। अंडरस्टैंड? तो लिहाजा ये हमारा एक्सपेंस होता है क्योंकि ये पैसे वापस हमें नहीं आने होते। ये सारे के सारे पैसे क्या हैं? दीज आर एक्सपेंसेस। तो ये क्या किया, ये इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है, कहता है जी पेड रुपीज 1500 बाय चेक फॉर द प्रीमियम ऑन एन इंश्योरेंस पॉलिसी। बाकायदा एक एग्रीमेंट बनता है जिसे हम इंश्योरेंस पॉलिसी कहते हैं। तो 15,000 रुपया उसका पे किया। क्या एंट्री करेंगे? इंश्योरेंस एक्सपेंस डेबिट और बैंक क्रेडिट। बैंक से चेक दिया है ना, तो इस क्वेश्चन में सारी पेमेंट थ्रू चेक की हुई है। तो इंश्योरेंस एक्सपेंस डेबिट और इंश्योरेंस एक्सपेंस क्यों है? क्योंकि ये पैसे वापस नहीं मिलने, ये कंज्यूम हो गए। द बिजनेस रिसीव्ड बैंक लोन ऑफ रुपीज 100,000
रीपेबल इन 2 years। बिजनेस ने 1 लाख का लोन लिया जो कि 2 सालों में वापस करना है। पैसे आए हमारे पास, हमारे बैंक में बिजनेस के बैंक पैसे डाल दिए जाएंगे, हमारा बैंक बैलेंस बढ़ गया, इंक्रीज इन एसेट हुई, बैंक डेबिट हो गया। ठीक है जी। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये हुआ कि बैंक डेबिट इंक्रीज इन, और चूंकि मैंने लोन लिया है, मेरी लायबिलिटी अराइज हुई है, तो हम इसको कहेंगे लोन पेएबल। जैसे कल वाले क्वेश्चन में हमने गाड़ी खरीदने के लिए लोन लिया था, तो एंट्री क्या होगी? बैंक डेबिट और बैंक लोन पेएबल क्रेडिट या बैंक लोन क्रेडिट। ये 2 सालों में पे करना है, 3 में करना है, इसका हमारी इस एंट्री के साथ कोई ताल्लुक नहीं। ठीक है जी। तो ये वो एंट्रीज थी जो कि इस क्वेश्चन की होनी थी। अब जरा पार्टिसिपेंट की लिस्ट लाओ भाई, ताकि पता करें इनके मामला हल हुए हैं या अभी भी किसी का कोई मसला है। उसामा इफ्तिखार भाई, क्या प्रॉब्लम है? अब जी उसामा, उसामा अपना प्रॉब्लम बोलो भाई, आपने हैंड रेज किया हुआ है। सर ये इसके बारे में पूछना था, नरेशन के बारे में, क्या नरेशन लिखना जरूरी है और जी भाई वो जरूरी कुछ है, करवा दे कुछ एंट्री। जरूरी है भाई, इसीलिए सिखाई आपको। अभी बता देते हैं, साइड पे करो जी जरा पार्टिसिपेंट्स को। ये लो जी, पहले की लिखेंगे स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, दूसरे की लिखेंगे बॉट वैन, तीसरे की लिखेंगे इन्वेंट्री परचेज्ड, चौथे की लिखेंगे इन्वेंट्री सोल्ड, सेल्स गुड सोल्ड। ठीक है। छठे की लिखेंगे परचेजेज ऑन क्रेडिट, पांचवें की सॉरी छठे की लिखेंगे गुड सोल्ड ऑन क्रेडिट। ठीक है। सातवें की लिखेंगे कि अमाउंट पेड टू सप्लायर, आठवें की लिखेंगे अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर, नौवें की लिखेंगे नसीब ड्रा ड्राइंग फॉर पर्सनल यूज, 10वें की लिखेंगे कि डीजल अपना पेट्रोल एक्सपेंसेस वर पेड, 11वें की क्या लिखेंगे कि जी इंश्योरेंस प्रीमियम पेड। ठीक है। और आखिरी की क्या लिखेंगे? लोन रिसीव्ड फ्रॉम बैंक। ठीक है भाई, लाओ जी लिस्ट। यस सर। ठीक हो गया जी। स्पीड थोड़ी तेज थी मेरी, कोई बात नहीं, ये नॉर्मल सी बात है, आप भी लिख लेंगे। हाँ जी, हाफिज मोहम्मद उमर वलीद जी। हाफिज जी साहब, सर मैंने आपसे पूछना था कि ये जो चैप्टर नंबर 3 का एमसीक्यू नंबर 30 है, ये जरा देखिएगा, इसमें प्रॉब्लम है सर। वो भाई बाद में आता हूँ इधर, पहले इस पे बात कर लें। ये आखिर में जो टॉपिक चल रहा है उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा करें, फिर आखिर में अगर मैं पूछता होता हूँ ना तो फिर पूछ लिया करें, या शुरू में मैं आता हूँ उसके ऊपर, पहले इसे क्लोज करें। जी वासिक, लास्ट वाली है इसका सर जरा बता दें। लास्ट सर ये वाली, लास्ट वाली जो है ना हाँ 12 वाली, सर इसका इंक्रीज एसेट टू लोन पेएबल होगा सर? जी भाई बिल्कुल। इंक्रीज एसेट नहीं लिखेंगे, बैंक डेबिट। वो इंक्रीज एसेट क्या है? बैंक, बैंक में पैसे आ गए ना, बैंक डेबिट और लोन पेएबल। ठीक है। ओके सर, यस सर। हाँ जी, और कौन है जी? हसन गुल जी। सिक्स्थ वाले में 50% का बताइएगा जरा। 50% का कुछ नहीं करना, उसने आपको मामू बनाने के लिए कहा हुआ है। मैंने बताया कि सेल की हमने एंट्री करनी है। वो कहता है जो चीजें खरीदी हैं एंट्री नंबर 5 में, उनमें से आधी कितने की बेचती। मैंने बताया वो आधी बिके, जितनी बिके, हमने सिर्फ सेल की एंट्री करनी है। ठीक है। ठीक है इक्वेशन में सर। फैक्ट फिर जी, इन्वेंट्री का रिकॉर्ड कैसे रखेंगे? वो अभी अभी इसके इम्तिहान और भी हैं। ठीक है ना। सही है सर। अभी तो काम शुरू किया बेटा, जब इन्वेंट्री का चैप्टर ठीक पढ़ाऊंगा फिर बताऊंगा। ठीक है। ठीक है, इन्वेंट्री, थैंक यू सर। वो इन्वेंट्री का रिकॉर्ड आपके जहन में, अच्छा क्वेश्चन आया, समझदार बच्चे के जहन में ये सवाल आना चाहिए था कि यार परचेज करी जा रहे हैं और सेल करी जा रहे हैं, तो इन्वेंट्री रह कितनी गई ये कैसे पता चलेगा? ये हम सीखेंगे इंशाल्लाह ताला। ठीक है जी, इन्वेंट्री वाले चैप्टर। ओके सर, थैंक यू। हाँ जी, और जी, और जी, सर ये कैश में लिखा हुआ है कि चौथी एंट्री है कि इन कैश का उसमें मतलब जो यहाँ इस क्वेश्चन में इन कैश का मतलब ये लिखा हुआ है कि ये उधार नहीं है, ये कैश पे बेची है, यानी क्रेडिट नहीं है, कैश पे चीज बेची है, लेकिन पैसे बहरहाल बैंक में ही आए हैं। ठीक है। चलो ठीक है सर, ये पूछना था। हाँ हाँ, कंफ्यूजिंग है वर्डिंग, कोई ऐसा इशू नहीं है इसके अंदर। और जी, और जी, और मैसा, हसन, फैजी, किसी का कोई क्वेश्चन? नहीं भाई, चलो जिंदाबाद, क्या बात है। चलो जी, हमने जाना है जी आगे, आगे जाना है जी। साफ शीट निकाल,
अब हमने क्या किया, हमारी थोड़ी सी प्रैक्टिस हो गई, पहले भी की, कल भी मैंने एक क्वेश्चन किया, आपने एक क्वेश्चन खुद घर से किया, आज आपने फिर मेरे से वो करवा दिया, ठीक है, बोल के। अब क्या हुआ कि ट्रांजैक्शन, अच्छा होता कैसे है काम, कंपनी के डिफरेंट डिपार्टमेंट है ना, सेल वाले सेल करते रहते हैं, परचेज वाले परचेज करते रहते हैं, एडमिन वाले अपने काम शाम कराते रहते हैं, ऑफिस वाले ऑफिस वर्क करते रहते हैं, ठीक है। तो ये सारी की सारी ट्रांजैक्शन जो है, ये हम हर बंदा अपनी डिपार्टमेंट की ट्रांजैक्शन का वाउचर, वाउचर क्या होता है मैंने पढ़ाया पहले चैप्टर में, दूसरे में, वाउचर एविडेंस ऑफ ट्रांजैक्शन होता है, ठीक है। वो अपना वाउचर ला के, एविडेंस ला के अकाउंटेंट को देता है कि मिस्टर अकाउंटेंट ये ट्रांजैक्शन आज हम लोगों ने की है। अकाउंटेंट उस कागज को देखता है और वो 4 स्टेप जो मैंने आपको ट्रांजैक्शन को एंट्री में कन्वर्ट करने के लिए सिखाए हैं, वो उनके बारे में सोचता है। नंबर 1, कौन से 2 अकाउंट इन्वॉल्व हैं, उनकी नेचर क्या है, क्या इंक्रीज हो रहा है और क्या डिक्रीज हो रहा है, एंड देन डू अप्लाई द रूल, ठीक है। तो वो एकदम से उसकी एंट्री बना लेता है। अब वो एंट्री बनाना मकसद नहीं है, उस एंट्री को रिकॉर्ड करना है। मैंने आपको मूवी मेकर की एग्जांपल दी थी शुरू में, वो मूवी मेकर देखता रहे कि जी मेहंदी मेहंदी लग रही है, दूल्हे को सलामी डाल रहे हैं, निकाह नामे पे सिग्नेचर हो रहे हैं, उसकी रिकॉर्डिंग ही ना करे, ठीक है, तो मूवी बन सकेगी? बाद में नहीं बन सकेगी। लिहाजा अकाउंटेंट ने भी सिर्फ चीज़ों को देखना नहीं है, देख के अपना नॉलेज अप्लाई करके कैमरे का बटन दबाना है, यानी अपना नॉलेज इस्तेमाल करना है और उसे जर्नल के अंदर रिकॉर्ड कर लेना। हर रोज जितनी एंट्री होती है वो जर्नल में रिकॉर्ड होती जाती हैं। छोटे बिजनेसेस में ये नॉर्मल फिनोमेना है, बड़े में भी ऐसे ही होता है, लेकिन वहाँ कुछ एडिशनल सिस्टम भी यूज होते हैं जो कि हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। अब ये जो एंट्री क्या होगी, रिकॉर्ड होगी। अब मेरा मकसद क्या है, मैंने तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी है, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मुझे ये चाहिए, मुझे टोटल फिगर चाहिए, मुझे हर एंट्री की लहदा फिगर नहीं चाहिए। मुझे चाहिए, मैं कौन सा अकाउंटिंग क्वेश्चन बना रहा हूँ कि मुझे हर एंट्री का इफेक्ट मैं उसे डालूंगा। मैं तो बना रहा हूँ अकाउंटिंग क्वेश्चन नहीं बना रहा, मैं तो साल के आखिर में फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहा हूँ। और उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाने के लिए मुझे 4 चीजें चाहिए। नंबर 1 कि पूरे साल में सेल कितनी हुई। नंबर 2 पूरे साल में कौन सा एक्सपेंस कितना हुआ, कितने एक्सपेंसेस हुए और कौन कौन से थे। नंबर 3 मेरे साल के आखिरी दिन मेरे पास एसेट कितने हैं। एंड नंबर 4 साल के आखिरी दिन मेरी कौन कौन सी लायबिलिटी और वो कितनी है। अब ये जो फिगर्स हैं ये इन टोटल कह लें, साल के आखिरी दिन जो मुझे चाहिए वो मुझे इन जर्नल एंट्री से तो नहीं मिलने वाली। क्यों कि इनमें मेरा बैंक बैलेंस कितना है। अभी जो मैंने क्वेश्चन नसीर वाला किया है, इसमें पैसे बैंक में जमा भी हुए निकले भी, जमा भी हुए निकले भी, तो साल के आखिरी दिन एसेट तो वही बैंक बैलेंस है ना जो साल के आखिरी दिन मेरे पास पड़ा हुआ है। बाकी तो आया गया आया गया आया गया, आखिरी दिन एसेट कितना था जो मेरे पास पैसे पड़े हुए हैं। अब वो पड़े हुए पैसे कैसे निकालूंगा, वो कहता है जी इसका रिकॉर्ड एक जगह पर होगा तो वहां से हम ये कैलकुलेशन कर सकते हैं। इसका रिकॉर्ड क्या होगा, इसका रिकॉर्ड एक जगह पे होना चाहिए। अब वो एक जगह पे इस तरह वो रिकॉर्ड बनाया जाना चाहिए क्योंकि सम टाइम बैंक में पैसे आए भी हैं, सम टाइम बैंक से पैसे निकले भी हैं। ऐसे कह लें या यूं कह लें, सम टाइम बैंक बैलेंस बढ़ा भी है, इंक्रीज भी हुआ है, सम टाइम बैंक बैलेंस कम भी हुआ है, डिक्रीज भी हुआ है, ठीक है। लिहाजा अगर मैं बैंक की सारी ट्रांजैक्शन किसी एक जगह पर इकट्ठी कर लूं तो उससे शायद मुझे साल के आखिरी दिन का बैंक बैलेंस मिल सकेगा। इसका मतलब ड्यूरिंग द ईयर बैंक बैलेंस के साथ क्या होता रहा, बैंक बैलेंस के साथ 2 काम होते रहे। मैं यहाँ पर एक लाइन लगा देता हूँ, ठीक है। मैं कहता हूँ यार ये बैंक का रिकॉर्ड मैं बनाने लगा हूँ जिसे हम क्या कहेंगे, बैंक अकाउंट कहेंगे। क्या बोलेंगे इसे, बैंक अकाउंट, ठीक है जी। ये जो इसकी शक्ल बनी है, अपनी इस शेप की वजह से इसे टी अकाउंट भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, टी बन रही है ना, तो इसे क्या बोलते हैं, टी अकाउंट भी कहते हैं। ओके। अब कुछ बाज दफा बैंक डेबिट हुआ और बाज दफा बैंक क्रेडिट हुआ, ये फैक्ट है ना भाई। तो यार डेबिट एंट्रीज एक साइड पर लिख लो, क्रेडिट एंट्रीज एक साइड पर लिख लो। तो भाई हम डिसाइड करते हैं कि ये वाली इस साइड पर हमने कौन सी एंट्रीज लिखनी है। ये वाली जो साइड है यहाँ से लेके यहाँ तक की जो साइड है इधर डेबिट लिखेंगे, और ये जो राइट साइड है इधर हम क्या करेंगे, इधर हम क्रेडिट एंट्रीज लिख देंगे।
बात समझ आनी चाहिए, ठीक है। यानी जब जब बैंक डेबिट हुआ है, आपके पास जो एंट्रीज आपने की हुई हैं, जब जब बैंक डेबिट हुआ है तो उसको डेबिट साइड पर लिखेंगे। कैसे लिखेंगे वो भी सीखना है। और जब जब बैंक क्रेडिट होगा तो उसे क्रेडिट साइड यानी राइट साइड पर लिखेंगे। और इसे ऐसा क्यों किया जा रहा है, ये मैं इधर क्यों नहीं लिख रहा और क्रेडिट एंट्रीज को इधर क्यों नहीं लिख रहा? यार मैंने आपको जब वो जर्नल के अंदर एंट्री लिखनी सिखाई थी तो मैंने आपको एक बात समझाई थी कि जी कोई मुझे ये बता सकता है कि उर्दू राइट हैंड से लेफ्ट हैंड को क्यों लिखी जाती है, इंग्लिश लेफ्ट से राइट को क्यों लिखी जाती है, इधर से इधर को, चाइनीज अप से डाउन क्यों लिखी जाती है, कुछ लैंग्वेजेस हैं जो ऐसे ऊपर नीचे ऐसे सेंटेंस लिखा जाता है। इसका कोई आंसर नहीं। इसका आंसर यही है कि कन्वेंशनली जिन लोगों ने ये नॉलेज, ये इल्म, ये लैंग्वेज ईजाद की, उन्होंने इसे ऐसे लिखना शुरू कर दिया, ठीक है। लिहाजा हम भी इसका जवाब आपको यही देंगे कि इस साइड पर डेबिट एंट्रीज क्यों लिखनी है लेफ्ट साइड पर, क्योंकि जब ये लेजर बनाने सिखाए गए तो लोगों ने लेफ्ट साइड पर डेबिट एंट्रीज लिखनी शुरू कर दी। क्रेडिट एंट्रीज राइट साइड पर क्यों लिखनी है? कन्वेंशन है कि भाई जैसे इंग्लिश लेफ्ट से राइट, उर्दू राइट से लेफ्ट लिखी जाती है, इसी तरह अकाउंटिंग लैंग्वेज में लेफ्ट साइड पर डेबिट इफेक्ट लिखे जाएंगे और राइट साइड पर क्रेडिट इफेक्ट लिखे जाएंगे, ठीक है जी। तो मैं अब ये मिटा देने लगा हूँ, मैंने आपको ये सिखा दी बात। उसकी वजह क्या है, मैं बड़ा ही पेंडू और मुंशी लगूंगा अगर मैं ये इधर लिखा रहने देता हूँ, ठीक है। जैसे एंट्री लिखने के लिए पता चल गया ना आप लोगों को कि ऊपर वाली लाइन में डेबिट और नीचे वाली लाइन में क्रेडिट, इसी तरह इस ये जो जगह मैं बना रहा हूँ जिसका भी मैं नाम नहीं ले रहा ये क्या है, इसके अंदर डेबिट एंट्री जो हैं वो कहाँ आएंगी, वो इस साइड पर आएंगी, और क्रेडिट एंट्री जो हैं वो कहाँ आएंगी, वो राइट साइड पर आएंगी। ओके, अब वो अब मुझे क्या इंफॉर्मेशन चाहिए यार, कभी रिकॉर्ड देखना भी पड़ सकता है कि यार बैंक में किस दिन कौन सी एंट्री हुई, बैंक में किस दिन कितनी अमाउंट से डेबिट हुआ, लिहाजा दिन चाहिए भाई, क्या चाहिए, दिन चाहिए। तो मैं इधर क्या करूंगा, मैं अब इसकी स्टबिंग करने लगा हूँ। स्टबिंग का मतलब मैं इसके कॉलम बनाने लगा हूँ। तो मैंने सबसे पहला डेट का कॉलम बनाया कि सर डेट होनी चाहिए, ताकि अगर कल को इस पेपर को देख के ये देखना पड़े कि यार, या ये देखना पड़े कि यार फलां ट्रांजैक्शन डेबिट जो थी वो किस डेट को हुई थी, तो यहाँ पर मेरे पास डेट मौजूद हो। एंड नंबर 2, मुझे ये भी पता होना चाहिए कि यार ये डेबिट अमाउंट कितने से हो रही है, लिहाजा अमाउंट का कॉलम एक होना चाहिए जो कि रुपीस में लिखा जाएगा। क्या है, इसको मैं अमाउंट कॉलम लिखता हूँ ताकि आपको समझ आए, और फिर हम उसको करेंसी डिनोमिनेट करेंगे रुपीस के अंदर। ये क्या है, अमाउंट का कॉलम है, अमाउंट, ये आ गई जी रुपीस, ठीक है। रुपीस आ गया। अब मुझे ये भी पता होना चाहिए कि यार जो सबसे पहली एंट्री हुई है ये नसीर वाले सवाल में, इसमें बैंक डेबिट हो रहा है, हमने यही एंट्री की ना, बैंक टू कैपिटल, क्योंकि कैश में पैसे नहीं आए, बैंक में जमा हुए, और बैंक भी एसेट होता है। तो यार इधर से देख के ये पता चले कि बैंक डेबिट क्यों हुआ है, मैं जनरल एंट्री नहीं देखता, मुझे यहीं से पता चले। अभी तक तो मुझे पता नहीं चल रहा। यहाँ मैंने डेट लिख दी जो भी थी, यहाँ मैंने अमाउंट लिख दी, कितनी अमाउंट थी, जितने से ये क्वेश्चन शुरू हो रहा है, ये 5 लाख। दोबारा चलो यहाँ, ये देखिए 5 लाख, ये डेट आ गई, जो भी इसकी डेट थी 1 जनवरी 2020 या जो भी डेट थी वो डेट बताई गई होगी। अब इसको देख के मुझे ये तो पता चल रहा है कि भाई बैंक डेबिट हो रहा है 1 जनवरी को 5 लाख रुपए से, लेकिन किस वजह से हो रहा है ये पता नहीं चल रहा। किस वजह से हो रहा है ये पता हमें नहीं चल रहा, लिहाजा उस वजह को भी किसी जगह मेंशन करना है। वो वजह जो है उसे हम पर्टिकुलर्स कहेंगे। क्या कहेंगे, पर्टिकुलर्स, इधर लिखते हैं, ठीक है। अब मैं लिखूंगा पर्टिकुलर्स में क्या लिखना है कि भाई ये बैंक डेबिट क्यों हुआ, क्यों होता है, सेकंड इफेक्ट की वजह से होता है। जब मैंने एक एंट्री लिखी हुई है ना आपने
वो नसीर वाले क्वेश्चन में ये एंट्री लिखी हुई है आपने जर्नल के अंदर, बैंक टू कैपिटल, ये लिखी है ना भाई, 5 लाख से ओके, ये एंट्री लिखी हुई है, ठीक है। तो बैंक क्या हो रहा है, डेबिट, ये मैंने डेबिट कर दिया, बैंक डेबिट, ये साइड डेबिट है इसलिए पता है डेबिट हो रहा है। डेट इसके साथ मेंशन होगी, लिख दी। किस वजह से हो रहा है, कैपिटल की वजह से हो रहा है, तो मैं यहां पर लिखूंगा कैपिटल, क्या लिखेंगे हम, कैपिटल अकाउंट, ठीक है। और साथ इसके टू की प्रपोजिशन यूज करेंगे, ठीक है। क्या एंट्री हो गई, एंट्री ये हुई। और इस डिटेल के अंदर इसे कैसे पोस्ट किया, अमाउंट डेबिट हुई जितनी, डेट, और वजह क्या है, वजह सेकंड इफेक्ट होता है। इसी तरह जब जब बैंक अकाउंट जो है वो क्रेडिट होगा तो हम इधर डेट का कॉलम बनाएंगे, इधर पर्टिकुलर का कॉलम बनाएंगे, ठीक है, और इधर हम अमाउंट का कॉलम बनाएंगे। इधर हम क्या करेंगे, अमाउंट का कॉलम बनाएंगे रुपीस के अंदर। समझ रहे हैं बात मेरी, ठीक है भाई। ये जो मैंने फॉर्मेट बना दिया प्यारे बच्चों, ये जो फॉर्मेट मैंने बना दिया हो, ये जो मैंने फॉर्मेट बना दिया अभी, ये मैं ज़रा रेज कर लूँ, ठीक है। ये वाला फॉर्मेट, ओ शिट, ये जो फॉर्मेट मैंने बना दिया, ये वाला डेट का कॉलम ये आ गया, ठीक है। इसके अंदर दो छोटे कॉलम बनेंगे दोनों साइडों पर, इधर भी और इधर भी, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने जर्नल में दो छोटे कॉलम बनाए। और यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, वहाँ लिखा था LF, यहाँ लिखना है JF। क्या लिखना है, JF। माय डियर स्टूडेंट, ये जो फॉर्मेट मैंने बनाया है इसको हम लेजर बोलते हैं। इसको क्या कहते हैं, लेजर। वो काउंटिंग साइकिल में पढ़ा है ना, जर्नल के बाद लेजर बनना है। ये क्या है, ये बैंक का लेजर है। ये क्या है, बैंक का लेजर है। हर अकाउंट का अलहदा लेजर मेंटेन होना है, जिसके अंदर उस अकाउंट में होने वाली सारी ट्रांजैक्शन में इकट्ठा होना है, ठीक है। जैसे अभी नसीर वाले क्वेश्चन में दूसरी एंट्री क्या थी जी, हमने क्या किया जी, हाँ, हमने वैन बॉट की 60,000 की और पेड बाय चेक। अब उसकी एंट्री आपके पास क्या लिखी हुई है, आपके पास ये एंट्री लिखी हुई है, वैन टू बैंक 60K की, ठीक है, ओके, ये एंट्री लिखी हुई है ना। अब मैंने इसको बैंक के लेजर में कैसे रिफ्लेक्ट करूंगा, बैंक क्या हो रहा है, क्रेडिट, लिहाजा इधर अमाउंट रखेंगे 60,000, क्रेडिट हो गया बैंक। यहाँ डेट आएगी कोई 5 तारीख 5 जनवरी 20, ये मैं फर्जी डेटें लिख रहा हूँ खुद, ठीक है, फर्जी डेट्स लिख रहा हूँ। और बैंक क्रेडिट होने की वजह क्या है, इसका अपोजिट इफेक्ट, और वो क्या है, वैन। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, वैन अकाउंट, ठीक है। ये जो मैं प्रोसेस कर रहा हूँ इसे हम पोस्टिंग कहते हैं। क्या बोलते हैं, पोस्टिंग। हम बैंक अकाउंट के अंदर, बैंक लेजर के अंदर पोस्टिंग कर रहे हैं बैंक से मुतल्लिका डेबिट और क्रेडिट एंट्रीज, ठीक है। याद रहे, जब बैंक डेबिट होगा तो इस साइड पर फिगर आएगी, और जब बैंक क्रेडिट होगा तो इस साइड पर फिगर आएगी। कोई दो राय नहीं होनी चाहिए, समझ गए हैं मेरी बात। अब पूरा साल हर बैंक ट्रांजैक्शन इधर डेबिट और इधर क्रेडिट होती रहेगी। अगली एंट्री कौन सी है, बैंक की, हाँ जी, हमने इन्वेंट्री खरीदी है बाय चेक, ठीक है। क्या एंट्री की है, परचेजेस टू बैंक, फिर बैंक क्रेडिट हो रहा है तो क्या करेंगे, फिर हम बैंक को क्रेडिट करेंगे, ये देखिए। अच्छा, एक और काम करना है, यहाँ पर क्या लिखेंगे, परचेजेस अकाउंट, कितनी अमाउंट से, 30,000, बैंक क्रेडिट हुआ, वजह यहाँ डेट जो भी होगी लिख देंगे, और इस साइड पर बाय की प्रपोजिशन यूज करनी है, इधर टू की प्रपोजिशन यूज करनी है। ये देखें,
ये इसकी बात कर रहा हूँ, और इधर बाय की प्रपोजिशन यूज करनी है, ठीक है। डेबिट साइड पर लिखना है, ये इस तरह सेंटेंस है बेसिकली, बैंक इज डेबिटेड विद ₹5 लाख ड्यू टू कैपिटल, और बैंक इज क्रेडिटेड बाय रुपीज 60,000 ड्यू टू वैन, ठीक है। तो बहरहाल ये फलसफे की जरूरत नहीं है, डेबिट साइड पर टू लिखेंगे हर ट्रांजैक्शन के साथ, क्रेडिट साइड पर बाय लिखेंगे हर पर्टिकुलर के साथ, ठीक है। पोस्टिंग हो गई। तीसरी एंट्री क्या है जी? नेक्स्ट एंट्री कौन सी है बैंक अकाउंट में? हाँ हाँ, हमने फिर इन्वेंट्री खरीदी, ये 30 के बाद फिर खरीदी इन्वेंट्री, सेल की है हमने, 50,000 की इन्वेंट्री सेल की। हमने एंट्री क्या की हुई है? हमने एंट्री की हुई है बैंक टू सेल, यही एंट्री है ना भाई। तो क्या करेंगे? बैंक को डेबिट करेंगे, बैंक डेबिट हो रहा है, ये बैंक अकाउंट है, ये डेबिट साइड है। कितनी अमाउंट से? 50,000, ये मैंने 50,000, इस वजह से टू सेल्स अकाउंट, यहाँ डेट लिख देंगे। तो मुश्किल काम तो नहीं है। ये जो प्रोसेस है इसको हम कहते हैं, हम पोस्टिंग कर रहे हैं बैंक एंट्रीज की फ्रॉम जर्नल टू लेजर। ये बैंक का लेजर है। जैसे बैंक का लेजर बना है ऐसे हर इन्वॉल्व्ड अकाउंट का लेजर बनेगा, हर वो अकाउंट वैन का लेजर बनेगा। कुछ अकाउंट ऐसे होंगे जिनमें दोनों साइडों पे फिगर्स नहीं आएंगे, लेकिन कुछ अकाउंट ऐसे होंगे जिसमें दोनों साइडों पे फिगर आएंगे, क्योंकि वो जो अकाउंट डेबिट भी होगा उसकी डेबिट साइड पर भी फिगर आएगी, अगर वो क्रेडिट होगा तो क्रेडिट पर भी आएगी। लेकिन अगर कोई अकाउंट सिर्फ डेबिट हो रहा है तो उसकी डेबिट साइड पर फिगर आएगी, सिर्फ क्रेडिट हो रहा है तो क्रेडिट साइड पर फिगर आएगी। इसके बाद क्या करना है वो बात की बात है, ठीक है। अगली एंट्री कौन सी है जी? हम बैंक अकाउंट मुकम्मल करते हैं। हाँ, इन्वेंट्री परचेज ऑन क्रेडिट, क्या एंट्री हुई? परचेजेस टू इन्वेंट्री, सॉरी परचेजेस टू पेएबल। अब इसके अंदर बैंक अकाउंट है ही नहीं है, ना डेबिट है ना क्रेडिट है, लिहाजा उसके अंदर कोई इफेक्ट ऐसा नहीं जो यहाँ पोस्ट हो सके। अगली एंट्री कौन सी है? ये भी उधार है। हाँ, इन्वेंट्री बेची है, ये भी उधार बेची है। रिसीवेबल टू सेल, इसमें भी बैंक नहीं है, लिहाजा इसका इफेक्ट बैंक अकाउंट में नहीं आएगा। आगे चलेंगे। हाँ, सप्लायर को पेमेंट की है भाई। सप्लायर कौन? जिससे उधार खरीदा था। जब उधार खरीदा था तो उसे क्रेडिट किया था, अब उसे पे करेंगे तो उसे डेबिट करेंगे, और चूंकि बैंक से पेमेंट हो रही है बैंक बैलेंस कम होगा, एंट्री क्या होगी? पेएबल टू बैंक। अब ये एंट्री होगी पेएबल टू बैंक। ये देखिए आपने एंट्री की हुई है, मैं यहाँ पेएबल टू बैंक, कितने से? 30,000, 30,000 से ये एंट्री आपके जर्नल में हुई है। वहां से मैंने देखा यार बैंक क्रेडिट हो रहा है, ये क्रेडिट होने की निशानी है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा? मैं बैंक को क्रेडिट करूंगा 30,000, यहाँ डेट लिखूंगा, और यहाँ पर क्या लिखूंगा? बाय पेएबल अकाउंट। ओ जी, समझ आ रही है? इनको जरा लिस्ट हैंड तो रेज कराओ भाई, जरा पूछो इनसे। जी कासिम सरवर, समझ आ रही है भाई? जी सर समझ आ रही। वेरी गुड, बाकियों को भी आ रही है? लो जी, रुमैसा ने भी हाथ खड़ा किया। रुमैसा, समझ आ रही है आपको? रुमैसा, आपको आवाज आ रही मेरी? बोल नहीं रही, फिर पता नहीं क्यों हैंड रेज कर देती है। बेटे अपना माइक ठीक करो, और अगर बोलना नहीं है तो हैंड रेज ना किया करो। चलो आगे चलो, जरा बाकी लिस्ट भी देखो। नहीं, बाकी लिस्ट भी देखो, मुझे थोड़ा आइडिया होना चाहिए। वाह जी वाह, सबको समझ आ रही है? जिसे समझ नहीं आ रही, यस यस, ओके, ठीक है जी, मैंने एक व्यू लेना था, ठीक है, ओके, ठीक है। अगली एंट्री कौन सी है जी? कैश रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर। 40,000 का कैश मैंने कस्टमर से रिसीव, मेरे जनरल में एंट्री हुई है, ठीक है जी। 40,000 बैंक डेबिट और रिसीवेबल अकाउंट क्रेडिट, ये एंट्री हुई होगी। ये मैं साथ एंट्री भी लिखी जा रहा हूँ।
क्या एंट्री हुई होगी? ये देखें, बैंक डेबिट टू रिसीवेबल अकाउंट, आर ए रिसीवेबल, कितनी अमाउंट से? 40,000 से। ये ले जी 40,000। आइए मेरे जर्नल में ही ऐसे लिखा हुआ है, वहां से देखूंगा बैंक डेबिट हो रहा है, इधर डेबिट साइड पर आ जाऊंगा, यहाँ डेट लिखूंगा, इस एंट्री की जो भी डेट होगी, इधर अमाउंट लिखूंगा 40,000, ठीक है, और यहाँ फैक्ट लिखूंगा किस वजह से ये डिटो 2 के नीचे डिटो लगाई जाए, यानी इसका मतलब यही होता है 222, ठीक है, किस वजह से बैंक डेबिट हो रहा है? रिसीवेबल की वजह से पोस्टिंग होगी। और जी हाँ जी, उसने चेक लिया बिजनेस बैंक अकाउंट से जाती इस्तेमाल के लिए, क्या एंट्री हुई है? ड्राइंग टू बैंक। क्या एंट्री हुई है? ड्राइंग टू बैंक। बैंक क्रेडिट हो रहा है, क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है। इस साइड पर आ जाए, बैंक को क्रेडिट करना है कितनी अमाउंट से? 10,000 से। ये 10,000 वो ले गया, इस डेट को यहां पर क्या लिखेंगे? बाय ड्राइंग्स अकाउंट। एक सिस्टम है भाई, एक सिस्टम के तहत चीजें चल रही हैं, ठीक है। हमने देखना है कि बैंक डेबिट हो रहा है तो डेबिट साइड पर लिख देंगे, बैंक क्रेडिट हो रहा है तो क्रेडिट साइड पर लिख देंगे, यहाँ उस दिन की डेट, जो भी जिस दिन ये काम हो रहा है वो डेट लिख देंगे, और यहाँ सेकंड इफेक्ट लिख देंगे। नेक्स्ट। हाँ जी, मोटर वैन का डीजल लिया है और हमने कहा ये बिजनेस पर्पस के लिए है, तो पेमेंट की है, फिर बैंक क्रेडिट हुआ, तो यहाँ पर लिखेंगे पेट्रोल एक्सपेंस अकाउंट, और ये मैंने कहा बैंक क्रेडिट हो गया 2,000 से। बैंक 2,000 से क्रेडिट हो रहा है ना, किस वजह से हो रहा है? पेट्रोल एक्सपेंस की वजह से, सो हमने क्रेडिट कर दिया। नेक्स्ट। हाँ जी, 15,000 की हमने इंश्योरेंस पे की है, ठीक है, मैं इनको मिटा दूं एंट्रीज को जरा। देखें 15,000 की मैंने इंश्योरेंस पे की है, आपके जनरल में एंट्री लिखी होगी इंश्योरेंस एक्सपेंस डेबिट और बैंक क्रेडिट। बैंक क्रेडिट इधर आ जाएंगे, यूं ही बैंक क्रेडिट हो इस साइड पर आ जाए, यूं ही बैंक डेबिट हो इधर चले जाए, ठीक है। यहाँ डेट लिखेंगे, ठीक है, कितनी अमाउंट से हुआ जी इंश्योरेंस प्रीमियम? 15,000। ये 15,000 मैंने दे दिया इंश्योरेंस वालों को, ठीक है, और बैंक क्रेडिट हो गया किस वजह से? इंश्योरेंस एक्सपेंस अकाउंट, ठीक है, हमने एक्सप्लेन कर दिया इंश्योरेंस क्या होती है। नेक्स्ट। हाँ जी, हमने लोन रिसीव किया है जी बैंक से 1 लाख का, क्या एंट्री करेंगे? बैंक टू लोन अकाउंट। बैंक में पैसे आए ना हमारे पास जो पैसे थे वो बढ़ गए, इंक्रीज इन एसेट हुई, बैंक एसेट बढ़ गया, और लोन लायबिलिटी लोन लायबिलिटी भी बढ़ गई। जब लोन लायबिलिटी बढ़ेगी तो हम उसे क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे, ठीक है। तो बैंक क्रेडिट हो रहा है, बैंक डेबिट हो रहा है ना, तो यहाँ लिखेंगे हम ये वाली एंट्री, ये देखिएगा मैं कलर बदल देता हूँ, कितने से? 1 लाख से, ये रहा, इधर क्या लिखेंगे? टू लोन अकाउंट। पूरा साल जर्नल में एंट्रीज होती रहेंगी और हम उनको देख के डेली बेसिस के ऊपर होता है। आइडियल सिचुएशन में क्या होना चाहिए? 2 अकाउंटेंट होने चाहिए, एक जर्नल लिखे, वो शाम में अपना जर्नल लिख के दूसरे अकाउंटेंट को दे दे, दूसरा अकाउंटेंट उस जर्नल को देखे, और जिन जिन हेड में ट्रांजैक्शन हुई हैं उन हेड के अकाउंट खुले हुए होंगे, बुक्स के अंदर बने हुए होंगे, उनके अंदर ये डेबिट क्रेडिट इफेक्ट इस तरह से पोस्ट करता जाए। ये जो काम हमने किया है इसे हम पोस्टिंग कहते हैं। अब क्या हुआ भला? बैंक से रिलेटेड सारी ट्रांजैक्शन इस पेज पे आ गई। अगर मैंने कोई ट्रांजैक्शन देखनी है, मैं ये पेज निकालूंगा, मुझे जर्नल की जरूरत ही नहीं, लेकिन ये काम करने के लिए पीछे जर्नल बनाना जरूरी है। हाँ, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, आप डायरेक्ट ये भी बना सकते हैं, लेकिन सिस्टम के अंदर पहले जर्नल और फिर ये। तो सारी ट्रांजैक्शन बैंक से रिलेटेड यहाँ आ गई। अब इसकी अगर आप तवज्जो करें तो डेबिट साइड पर जब जब इंक्रीज हुआ है कैश या बैंक, तो ये डेबिट हुआ है। ये देखें, कैपिटल आने से इंक्रीज हुआ, सेल होने से इंक्रीज हुआ, जिनको उधार दिया था रिसीवेबल उन्होंने पैसे दिए तो कैश इंक्रीज हुआ, बैंक बैलेंस इंक्रीज हुआ, लोन
से पैसे आए तो बैंक बैलेंस इंक्रीज हुआ, और जो जो अकाउंट क्रेडिट है उससे क्या हो रहा है, उससे बैंक बैलेंस मेरा कम हो रहा है। ठीक है, अब इस इंफॉर्मेशन से अगेन मैं एक सिस्टम के जरिए मैं ये कैलकुलेट कर सकता हूँ कि मेरे पास साल के आखिरी दिन पैसे कितने पड़े हुए हैं, कितने पड़े हुए हैं, ये आए हैं सारे और ये पे कर दिए हैं, इनमें से ये सारे निकाल दो, बाकी क्या है, बाकी क्लोजिंग डेट को आपके पास बैलेंस पड़ा हो, वो आपका रियल एसेट है उस दिन क्लोजिंग डेट। टाइम टू टाइम एसेट चेंज होता रहा ना, मेरे पास आज 5,000 रुपया है, आज मेरा एसेट 5,000 है, कल मेरे पास 50,000 आ जाएगा तो 55,000 हो जाएगा एंड सो ऑन। ठीक है, तो क्या हुआ, हमने बैंक की ट्रांजैक्शन सारी एक जगह पर लिख दी। ये जो आखिर में मैंने आपको बात बताई कि मेरे पास आज कितना बैलेंस है, मैंने कहा जी इन सबको जमा कर लें, ठीक है, ये पैसे आए हैं ना, और इन सबको माइनस कर दें, ये गए हैं, तो बाकी जो बचे होंगे वो मेरे पास क्लोजिंग डेट को बैलेंस होगा। लेकिन ये वाला काम जो है, ये जो बैलेंस निकालने वाला काम है, ये हम एक सिस्टमेटिक तरीके से करेंगे। कल इंशाल्लाह ताला इस पे बात करूंगा कि ये बैलेंस कैसे निकालने हैं। ठीक है, अब आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने इस क्वेश्चन के लेजर्स बना के लाने हैं। एक लेजर मैंने बना दिया, आपने बाकी लेजर, जिस अकाउंट में एक एंट्री है उसका भी लेजर बनेगा। मसलन कैपिटल अकाउंट है, ये देखिएगा, ये कैपिटल अकाउंट में ड्रॉ करने लगा हूं। ठीक है, ये हमने लिखा कैपिटल अकाउंट, उसी तरह कॉलम बन गए। ये जो एक छोटा कॉलम बनाया है ना, ये वाला, जैसे जर्नल में बनाया था इसी तरह यहाँ भी बनाया है। इसका क्या यूज है, ये कल वाली क्लास में ये सस्पेंस क्लियर कर देंगे। ठीक है, तो ये इसकी एक साइड होगी, ये मैं डबल लाइन कर देता हूँ, जैसे ये मैं यहाँ से, ये आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ ये डबल लाइन। ठीक है, ये इसकी डेबिट साइड हो गई और इस टी की इधर वाली साइड जो है ये क्रेडिट हो गई, तो ये मैंने डबल लाइन कर दी। अब इस साइड पर फिर अमाउंट, वो जनरल फॉल्यू, और ये डेट का कॉलम, उसी तरह डेट पर्टिकुलर जनरल फॉल्यू अमाउंट, डेट पर्टिकुलर जनरल फॉल्यू और अमाउंट। अब कैपिटल अकाउंट पूरे महीने में या पूरे 6 महीने में, साल में एक ही एंट्री आई और वो पहली एंट्री है। क्या एंट्री हुई, कैपिटल टू, क्या एंट्री हुई है, यहाँ पर मैं लिखता हूँ, एंट्री ये हुई बैंक टू कैपिटल, ये एंट्री हुई 5 लाख से, बैंक डेबिट और कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। ओके, बैंक डेबिट यहां मैंने पोस्ट कर दिया, ये देखें, ये हो गया पोस्ट कैपिटल की वजह से। अब कैपिटल 5 लाख से क्रेडिट हो रहा है, तो मैंने कैपिटल अकाउंट में पोस्टिंग करनी है। तो कैपिटल अकाउंट ये है, यहाँ डेट लिखेंगे, एक कैपिटल अकाउंट ये है, तो यहाँ हम क्या करेंगे, हम डेट लिख देंगे। कैसे, ये देखें, 1/1/20, ये डेट आ गई। कैपिटल क्रेडिट कितने से हो रहा है, इधर से देखेंगे, इधर से 5 लाख से, ये 5 लाख से क्रेडिट हो गया। किस वजह से हुआ है, इसकी वजह ये होगी जैसे इसकी वजह ये था, तो इसकी वजह क्या होगी, बाय बैंक अकाउंट। लो जी, खेलते रहो। अब पूरे महीने में कोई और ट्रांजैक्शन नहीं हुई, तो ऐसा नहीं करेंगे कि सारी इसकी एक साइड ही बना दें, इसको लुंडा बना दें, ऐसे नहीं करेंगे। लेजर की दोनों साइडें ही बननी हैं। ये दोनों साइडें क्यों बन रही हैं, कल वाले लेक्चर के बाद इसका जवाब भी मिल जाएगा कि हमने खाम में इधर वाली लाइनें क्यों लगाई। इसलिए एक सिस्टमेटिक तरीके से हमने इसको लेके चलना है, और उस सिस्टमेटिक तरीके के अंदर चाहे एक ही एंट्री हो, लेजर की दोनों साइडें बनना जरूरी है। इसी तरह कुछ लेजर ऐसे होंगे जिनमें सिर्फ डेबिट आ रहा होगा, क्रेडिट नहीं हो रहा। आपने क्या करना है, इस नसीर वाले क्वेश्चन के लेजर बना के लाने हैं। कल मैं इधर सॉल्व करूंगा, जिन्होंने बनाए हुए होंगे वो अपना टिक करेंगे कि यार ये मेरा सही है, ये मेरा, या जैसे आज मैंने एंट्रीज बोली, कल हम बाकायदा इसको लेजर, तमाम लेजर जो हैं वो बनाएंगे। ये सेव करने हैं अभी, कल मुझे ये चाहिए होंगे। ठीक है, तो कल मैं सारे लेजर बनाऊंगा 1 बाय 1, जैसे मैंने ये 2 बनाए हैं। लेकिन आपने क्या करना है, घर से इनको ट्राई करना है। ठीक है जी, कुछ हैंड रेज हो रहे थे, पूछें जी क्या मसला है। जी शावेज, शावेज को अनम्यूट करो भाई, गायब हो गया।
चलो कासिम सरवर से पूछो जी। कासिम, सर बाकी ये जो ड्राइंग्स भी एक्सपेंस में नहीं आ जाता, तो सर उसको भी कैपिटल में नहीं लिखना? क्या यार आपने 2-3 बातें अजीब सी कर दी हैं। मैंने आपको ये सिखाया कि ड्राइंग एक्सपेंस होता है? मैंने तो आपको ये नहीं वो ड्राइंग एसेट होता है। जो अकाउंट एंट्री में यूज हुआ है, आप ये कहना चाह रहे हैं कि ड्राइंग अकाउंट भी कैपिटल अकाउंट लेजर के अंदर एंट्री होनी है, ये कहना चाह रहे हैं? जी सर। नहीं बेटा, ऐसे नहीं है। हर वो अकाउंट जो कि एंट्रीज में यूज हुआ है, चाहे उसके लिए एक ही एंट्री हुई है, उसका अलहदा लेजर बनना है, ड्राइंग का अलहदा लेजर बनेगा। ठीक है? ठीक है सर। हाँ जी। और जी समीउल्लाह, ये लॉन्ग टर्म जो पेबल्स हैं ये भी एंट्री करेंगे हम? हर लेजर मैंने कहा लोन अकाउंट बनेगा उसके लिए। जी सर, एक और क्वेश्चन कि हर हेड का अलग-अलग लेजर बनेगा? जी बिल्कुल, हर हेड का अलग-अलग लेजर बनेगा। अल्लाह की कसम, हर हेड का अलग-अलग लेजर बनेगा। हाँ जी, हाफिज मोहम्मद उमर वलीद। जी सर, आपने कहा था लास्ट पे पूछ लेना, तो सर चैप्टर नंबर 3 का 30 एमसीक्यूज देखिएगा एक जरा। मिनट ठहरो, ये क्लियर हुआ जी? किसी का और क्वेश्चन इस चैप्टर के अंदर? ओ 79 रह गए। चलो जी, इसका पिछले ये सेव करना है, हमें कल चाहिए होगा। आप लोगों ने सारे लेजर कल बना के लाने हैं, टूटे फूटे जैसे भी होंगे। मैं इधर जब बाकी बनाऊंगा, आप साथ साथ अपना टिक कर लीजिएगा, ठीक है? लेकिन अगर एफर्ट की होगी तो कल बेनिफिशियल होगा, अदरवाइज बैंस के आगे बीन बजाने वाला हिसाब होगा। अच्छा जी, अब आपका सवाल क्या है जी? पिछले चैप्टर का वो कहता है 30th एमसीक्यू है, वो मैंने बताया भी था कि एमसीक्यू गलत भी है, वो भी गलत तो नहीं है ये? इसको तो सेव कर लो ना, पिछले चैप्टर पे चले जाओ। बड़ा डिजाइन बन गया यार। चैप्टर नंबर 3, 30th एमसीक्यू आखिर में। थर्टियथ में ये पीछे गया। One of the local fast food outlet hired a first year accounting student to oversee the cash collection procedure. इसमें तो कोई सवाल नहीं है। वो कहता जी सर उसने कैफ का एक बच्चा अकाउंटेंट रख लिया, वो ये कहना चाह रहा है। When the firm pays the student his weekly wage, the transaction will be increase in asset तो नहीं होगा, कैश पे होगा ना भाई? जी सर। तो सबसे पहले ये ढूंढो डिक्रीज इन कैश क्या एसेट है, डिक्रीज इन एसेट कहाँ है, वो वाली ऑप्शन होगी जिसमें डिक्रीज इन एसेट होगा। इस तरह आंसर करते होते हैं। ये इन दोनों में डिक्रीज इन एसेट हो रहा है। ओए इन दोनों में डिक्रीज इन एसेट हो रहा है भाई। जब पेमेंट करेंगे तो कैश कम होगा ना, तो अब इन जी दोनों सर। में से कोई ऑप्शन है। बात समझे मेरी? इंक्रीज इन एसेट जी तो सर। हो नहीं सकता, हमारा कैश तो बढ़ा तो नहीं है, कम हुआ है। अब इसके साथ क्या है? डिक्रीज इन लायबिलिटी। और इसके साथ क्या है? डिक्रीज इन ओनर इक्विटी। ठीक है? अब जिस बंदे को हमने काम पे रखा है, जब हम उससे पैसे देंगे तो वो हमारा एक्सपेंस होता है। ठीक है? और जब एक्सपेंस होता है तो हमारी ओनर इक्विटी कम होती है। तो इसके लिए डी ऑप्शन जो है दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है जी? सर यही क्वेश्चन पूछना था मैंने आपसे। सर आपने हमें सिखाया था कि जब वो बच्चा कैफ का है वो काम करेगा, अपना रोजाना का काम करेगा, सर वो हमारी एक्रूअल कंसेप्ट की बेस पे हमारी वो लायबिलिटी बनती जाएगी उसको पे करना। वो लायबिलिटी हमारी एक्चुअली मंथ एंड के ऊपर ना ये एक्रूअल डेली बुक नहीं की जाती। एम्प्लॉय की सैलरी रोज थोड़ी बुक करते होते हैं। मंथ एंड के ऊपर उसको सैलरी पे कर दी जाती है। अगर पे ना की जाए फिर एक्रूअल बुक की जाती है। तो हम यहाँ ये ज्यूम कर रहे हैं कि उसने काम किया और हमने उसे पैसे दे दिए। एक्रूअल तब होगी जब उसने काम कर लिया और हमने अभी उसे पैसे उसके डिले कर दिए। ठीक है? तो मैं ये ज्यूम करके चल रहा हूँ कि ऐसे ज्यूम क्या करना, क्लियरली लिखा हुआ है कि हमने उसे वीकली वेजेस पे की हैं। ठीक है? व्हेन फर्म पेज द वीकली वेजेस, जब पे करेंगे तो क्या एंट्री करेंगे? रोज एक्रूअल बुक नहीं करते। ठीक है? वीकेंड के ऊपर हम एक एंट्री कर देंगे, वेजेस डेबिट और बैंक क्रेडिट। वेजेस एक्सपेंस हो गया, एक्सपेंस की वजह से जो हमारी इक्विटी है वो कम हो गई, और बैंक क्रेडिट हुआ, बैंक एसेट होता है उसमें कमी आ गई, लिहाजा डिक्रीज इन एसेट हो गया। तो डी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके जी? ठीक है सर, थैंक यू सर। ओके जी,
गॉड ब्लेस यू ऑल। कल ये लेजर प्लीज जरूर बना के रहिएगा, हम बड़ी क्रिटिकल स्टेज के ऊपर हैं इस वक्त। जो ये प्रैक्टिस नहीं करेगा कल उसको मेरे लेक्चर का कोई फायदा नहीं होने वाला और उससे आगे और भी मुश्किल हो जाएगी। थैंक यू जी, अल्लाह मियां आपको अपनी ज़मान में